हेलो 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 बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, और होना भी चाहिए क्योंकि हमें जाना है अब की बार 700 पार। अरे वाह, दो दो कलम है आज। हैं? आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से। और फटाफट से चैट को बना दो K2CR207, एकदम ऑरेंज रेड चैट हो जानी चाहिए। खतरनाक। हमने केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया था। केमिकल बॉन्डिंग अपन ने शुरू किया था, है ना? और केमिकल बॉन्डिंग में कल हमने एक तो एनर्जी कंसेप्ट पढ़ लिया था, दूसरा अपन ने क्या पढ़ लिया था? हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही चैट, बिल्कुल वेरी गुड। देखो, तुम्हें लगता होगा कि सर ऐसे ही जबरदस्ती अब की बार 700 पार फालतू का नारा देते रहते हैं। कल की ही बात है, कल की है या परसों की है ना? मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया मेरी एक स्टूडेंट का। अब वो मैसेज कहाँ है एक्चुअली देखना पड़ेगा, है ना? मतलब उसका मैसेज आया क्योंकि काफी लफड़े हो गए थे अभी रिजल्ट रिजल्ट को लेकर, है ना? अब यार वो कहाँ गया, वो मैसेज ही नहीं मिलेगा। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। हेलो सर, आई स्कोर्ड 706। ये तुम्हारे लिए एज अ मोटिवेशन है ना? मेरी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया। हेलो सर, आई स्कोर्ड 706 दिस ईयर। इतना सब केओस के चक्कर में आपको थैंक यू बोलना ही भूल गए। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन, योर वन शॉट्स आर इनफ। जब भी आप कहते थे अब की बार 700 पार, दैट गिव्स इमेंस एनर्जी, है ना? ऐसे ऐसे नहीं बोल देते हम अब की बार 700 पार, इसलिए बोलते ताकि 24 घंटे दिमाग में यही बना रहे कि जाना तो 700 पार ही है। और 700 पार चले गए, देखो मैंने तुम्हें यही बोला था ना कि तुम तो 700 से ज्यादा नंबर ले आना, बस मैं नहीं चाहता कि तुम तो 720 लाओ। 700 पार लाने का अगर तुम दम रखते हो तो AIR1 लाने का दम भी रखते हो, ठीक है? तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं सिर्फ 700 पार ले आओ, 720 की नहीं कह रहा मैं, है ना? क्योंकि 700 पार अगर आ गए तो कितनी लफड़ेबाजी हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, तुम्हें तो कॉलेज मिलेगा और बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसलिए अपना टारगेट हमेशा यही रखना कि 700 पार लाने हैं, बस, और कुछ नहीं। और ये पॉसिबल है, देखो ना, बच्चे लेकर आए ना, 706 नंबर आए इसके, 706 नंबर आए इसके, हो गई लाइफ सेट, है ना? अभी ये चीजें हो सकता है तुम्हें ऐसी लगती हो कि अरे यार इससे क्या हो जाएगा यार सर, मुझे तो कुछ ही नहीं आता है, अभी मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। एक ये वही बच्चे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं होते थे कभी, लेकर आ रहे हैं 700 पार, है ना? तो अब की बार 700 पार नहीं रुकेंगे किसी भी कीमत पर। चलिए तो शुरू करें। हमने लास्ट बेटा ऑक्टेट थ्योरी पढ़ ली थी, लुईस अंकल और कोसेल अंकल को दगा दे दी थी लुईस अंकल ने, है ना? और कोसेल अंकल बस ऐसे ही गम में, अपन ने ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ पढ़ा था, इसको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व बोला था अपन ने, है ना? ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब एटम्स दूर थे तो इनका एनर्जी ज्यादा था, जैसे जैसे एटम्स पास आते जा रहे हैं एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है। एक पर्टिकुलर लेवल तक एनर्जी गिरता है, जो मिनिमम लेवल मिलता है अपने को एनर्जी का वो तब मिलता है जब दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है? तो ये इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट है, ठीक है? तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, तो ये हो गई इनकी बॉन्ड लेंथ,
और इतना एनर्जी डिफरेंस हमें देखने को मिला, इतनी एनर्जी रिलीज करी इन्होंने, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी। ये ऐसा अपन ने क्वेश्चन भी किया था, इसको अपन ने बी बोल दिया, इसको अपन ने सी बोल दिया, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा ये क्या आ जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा हमारा बॉन्ड एनर्जी, है ना। ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे फटाफट से एक बार है ना आप वोट करके बता दो। आवाज क्लियर होनी चाहिए और वीडियो क्लियर होना चाहिए। आई थिंक वीडियो तो क्लियर है, आवाज क्लियर अगर है तो बताओ जल्दी से। जल्दी से एक बार बता दो बेटा, है ना। फिर अपन ने ऑक्टेट थ्योरी की बात की थी बेटा, उसमें पढ़ रहे थे हम एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। उसमें सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, हाइपोवैलेंट स्पीशीज। हाइपोवैलेंट स्पीशीज में अपन ने क्या पढ़ा था, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, जैसे कि अपन ने देखा था BCl3, BeCl2। आप में से कई लोग कल ये बोल रहे थे कि सर आपने इनका जो स्ट्रक्चर बना दिया वो कैसे बना दिया, मैं तो बना ही नहीं पाता। अरे तो बेटा तुमने अभी सीखा ही नहीं है ना स्ट्रक्चर बनाना, जब सीखोगे तभी तो बनाओगे, सिखाऊंगा ना मैं, टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग यार। वॉइस क्लियर है? चलो तो भैया जिनकी भी वॉइस की दिक्कत आ रही है, मैंने तुम्हें उपाय बता ही रखा है। आज रात को गर्म पानी में अपनी डिवाइस को भिगो के रख देना, सुबह उठकर देखना एकदम क्लियर वॉइस आएगी, ठीक है। और ऐसे ही अपन ने एक ऐसा एग्जांपल देखा था जिसको अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जिसको कहां डिस्कस करेंगे बेटा, पी ब्लॉक में। ये सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि तुम जैसे क्वेश्चन वगैरह करोगे, अगर मान लो किसी बुक वगैरह में तुमने क्वेश्चन किए तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा उसमें, है ना, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये B2H6 जो है ना, ये बेटा BH3, दो BH3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और B2H6 बना लेते हैं। तो BH3 अगर तुम देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, मतलब ये भी हाइपोवैलेंट ही है जैसे कि BCl3 है। और ये कैसे पता लगाता है मैं तुम्हें भी देखना सिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है। सर यू आर रियली हार्ड वर्किंग टीचर। अरे टीचर सारे हार्ड वर्किंग होते बेटा, टीचर सारा, और तुम लोगों के लिए जान हाजिर है यार, तुम ऐसी क्या बात करते हो, तुम लोगों के लिए जान हाजिर है। हाइपरवैलेंट स्पीशीज, हाइपरवैलेंट पढ़ा था अपन ने, क्या क्या थे एग्जांपल, PCl5, SF6, IF7, मतलब जिनमें भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, हाइपरवैलेंट, जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें भी तुम कह रहे थे कि सर आपने उसका कैसे चित्र बना दिया, हमें तो पता ही नहीं पड़ रहा चित्र कैसे बनाया आपने, इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करे। अरे वो मैं सिखाऊंगा ना, वो तुम्हें सिर्फ ये दिखाने के लिए कि होती क्या है हाइपरवैलेंट और होती क्या है हाइपोवैलेंट स्पीशीज, वो सिर्फ इसलिए था, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा अपन ने देखा था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में अपन ने क्या एग्जांपल देखे थे, NO है, NO2 है, ClO2 है, ClO3 है और भी कई सारी हो सकती हैं। वो स्पीशीज जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, देखो तुम्हारे लिए एकदम आसान, कुछ नहीं, तुम्हें NO में पता लगाना है, NO के लिए पता लगाना है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है या नहीं। कुछ मत करो आप, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बेटा आप, ठीक है, ठीक है। वॉइस क्रैक हो रही है क्या, एक बार फिर से पोल करवा लेते हैं, वॉइस अगर क्रैक हो रही है तो मुझे बताओ फटाफट से, क्या ज्यादा वॉइस क्रैक हो रही है, और एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। अगर क्लियर नहीं हुई तो करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़, और अगर क्लियर हुई तो भी करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ये जो क्लास है ना बेटा, ये मॉनिटर होती है, अगर तुम ज्यादा स्पैमिंग करते हुए नजर आओगे ना, अपने आप ब्लॉक हो जाओगे, है ना। तो कभी अपने आप ब्लॉक हो जाओ तो समझ जाना, है ना। तुम्हारी एक क्लास मैनेज करने के लिए कई सारे लोग लगे रहते हैं, तो तुम ये मत समझना मैं तो यहां बैठ के पढ़ रहा हूं, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर उनको उनकी नजर में आ गए तुम लोग
तुम्हारा बैच एक्सेस रिमूव कर देंगे, फिर तुम बैठे रहना गालियां देते रहना हमको बस। कहाँ गया बैच? ओ बैच किधर गया? 700 पार लाने हैं बस। पोटेंशियल एनर्जी, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो फटकने का था BCl3। ऐसे ही अपन ने एक ऐसा एग्जांपल देखा था जिसको अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जिसको सुनाई दे रहा है? बी ब्लॉक में सुनाई दे रहा है? अपने कानों के मैल साफ कर लिया करो, ठीक है? किसी को अगर हम क्वेश्चन किए तो ये तुम्हें देख समझ में आया? अपने कान के जो मैल है ना साफ कर लो, तो फिर क्रैक नहीं होगी आवाज। ये बेटा BH3, जो BH3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और B2H6 बना लेते हैं। तो BH3 अगर तुम देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। अब आ गए ना लाइन पे? अब आए ना लाइन पे? हैं तुमको चमकाए बिना ना तुम लोग क्या मानते नहीं हो, और जरा सा चमका दो तो फिर कह दो अरे सर आप तो डांट देते हो सर। चलो ठीक है ना? बहुत तगड़ा काम नहीं कर लिया तुम लोगों ने आज, वॉइस क्रैकिंग की या वॉइस नॉट क्लियर की स्पैमिंग करके ज्यादा खूल नहीं बन गए तुम लोग? हैं कितना खूल बन गए तुम लोग आज ये सब करके? क्या उखाड़ लिया तुमने ये सब करके? हैं अभी 2 मिनट लगेंगे, तुम में से जितने भी लिख रहे थे ना ये सबको ब्लॉक करवा दूंगा मैं। फिर क्या करोगे? फिर आवाज ही नहीं आएगी, परमानेंट ही आवाज बंद हो जाएगी। क्या करोगे फिर? बड़े हो जाओ, अब 11वीं में आ गए तुम लोग हैं। अभी भी घर घर खेलने वाली आदतें नहीं गई ना तुम्हारी? चलो आ जाओ। तो बेटा देखो, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि कैसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को चेक करते हैं, कैसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को चेक करते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको बस इतना सा करना है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, बस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, ठीक है? क्या कर लो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। तो आपको अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड मिल जाए तो इसका मतलब वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। अभी आपको बस ये याद रखना है, ठीक है? कैसे? जैसे नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्या आपको पता है नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। टोटल कितने हो गए बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। और तुम्हें पता है 15 इज अ ऑड नंबर, 15 एक ऑड नंबर है। तो ये नंबर अगर ऑड है इसका मतलब ये स्पीशी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, ठीक है? ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो जनरली जब इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करते हो तो ऐसे पेयर करवा के भरते हो ना, ऐसे ऐसे पेयर करवाते जाते हो। और अगर शेयरिंग भी होती है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है तो वो भी पेयर बन जाता है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में ही रहते हैं। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर बचेगा ना। जैसे मान लो 15 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो आप पेयर बनाना चालू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये तो पेयर हो गए, एक तो अनपेयर बचेगा ना। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिलता ही मिलता है। तो आप तो कुछ मत करो, अभी फिलहाल आप बस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। अगर वो ऑड आ रहा है तो आप बोलोगे कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है वो, ठीक है?
और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा। और मैंने कल आपको क्या बताया था, एक नोट लिखवाया था, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर क्या लिखाया था, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, याद नहीं आ रहा मेरे को, जल्दी जल्दी। ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक। ये लिखना नहीं, ये तो लिख लिया ना तुम लोगों ने गधों कल, पैरामैग्नेटिक है ना। तो आपसे कोई अगर पूछेगा कि एनो पैरामैग्नेटिक है क्या, तो आप बोलोगे हाँ ये पैरामैग्नेटिक है। अब क्या होता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये आपको मैं ऐसा करूंगा, मैं एक अलग से मतलब लेक्चर, एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूंगा छोटा सा, उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना अपनी, वो मैं तुमको एक्स्ट्रा लेक्चर में दे दिया करूंगा, ताकि अपने यहां पर टाइम वेस्ट ना हो और अपन आराम से कोर्स भी अपना आगे बढ़ा सके, है ना। तो मैं अभी तुमको एक काम करूंगा, आज या फिर कल, मतलब मंडे या ट्यूसडे को एक छोटा सा लेक्चर डलवा दूंगा, जिसमें ऐसी छोटी मोटी चीजें कि सर पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, कैसे पहचानते हैं पैरामैग्नेटिक कौन है, कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, ये कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें मैं उस लेक्चर में सिखा के तुम्हें डाल दूंगा। तुम्हें जब टाइम मिले तुम देख लेना, ठीक है। हार्ड वर्किंग यू नो ठीक है बेटा। तो अभी फिलहाल के लिए बस आप ये याद रख लो कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि कोई पैरामैग्नेटिक, इनमें से कोई पैरामैग्नेटिक है क्या, तो आप क्या चेक करोगे बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है क्या। अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो डेफिनेटली ये पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा, ठीक है। हाँ भैया, मैंने वो लेक्चर डलवा दिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, वो हो गया। मेंडलीव अंकल की वो ट्रिक याद हो गई तुम्हें, है ना। और डायगोनल वाला रिलेशनशिप भी करवा दिया मैंने, है ना, उसमें देख लेना, एग्जाम से पहले तो देख ही लेना उसको, ठीक है, ठीक है ना। तो बेटा NO2 में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है। चलो इसके तो मैंने बता दिया, मुश्किल वाला मैंने बता दिया, अब आसान वाले तुम बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। और NO2 में बताओ, इसके लिए रखते हैं एक इंटीजर वाला पोल, जल्दी से बताएंगे, जल्दी बता दो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे पास टाइम कम रहता है एक्चुअली, बहुत बिजी हूं मैं। नहीं आया, अबे एक कान के नीचे पड़ा ना, तो इधर पड़ेगा और इधर लाल होगा। नहीं आया, तुम्हारी मुंडी घुमा दूंगा मैं 180 डिग्री से। मतलब झूठ बोलते टाइम कम से कम सोचा तो करो थोड़ा कि किससे झूठ बोल रहे हो। नहीं आया नहीं आया, एक बार चेक तो करते, देखो अभी नहीं आया। प्रैक्टिस शीट भी आ गई है पीरियोडिक टेबल की, कर ली वो, नहीं करी ना। बस यहां पे खाली स्पैमिंग करना आता तुम लोगों को, पढ़ाई लिखाई का तो तुम्हारा काम धंधा है ही नहीं। जबरदस्ती करा रहे हो तो माँ बाप इसलिए कर रहे हैं अपन, नहीं तो हमें क्या। नालायक। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे NO2 में। नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, और एक और ऑक्सीजन में कितने होंगे 8। तो 8 और 8 16, और 16 और 7 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 23। क्या ये एक ऑड नंबर है। हाँ बिल्कुल ऑड नंबर है, बिल्कुल ऑड नंबर है। वेरी गुड। देखो मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करने, उसमें भी मात्र 78% बच्चों का ही जवाब आ रहा है सही जवाब। अभी भी लगभग 25% जनता ऐसी है जिनके आते पता ही नहीं है जोड़ बाकी गुणा भाग के, कैसे जोड़ना है कैसे घटाना है, सब गोल है। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा, ये बहुत बढ़िया बात है। सोचो 25 लाख का 25% कितना हुआ, 25 लाख का 25% कितना हुआ, निकाल लो। 25 लाख का 25% तो 20 का कितना हुआ, लगभग 5। तो 5 से 7 लाख बच्चे, 7 साढ़े 7 लाख बच्चे वो जोड़ बाकी गुणा भागी सीख रहे हैं, तुम लोग उनसे तो आगे हो। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि 7-8 लाख बच्चों से तो तुम वैसे ही आगे चल रहे हो, बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है, 700 पार। ठीक है, और ये मजाक की बात नहीं है, 700 पार जा रहे हैं लोग, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसको सीरियसली ही लेना। इसमें बता दो कितने आ गए, 17 और 16, 17 और 16 कितने हो जाएंगे, 17 और 16
चलो इसका भी पोल लगा रहा हूं इसका भी पोल लगा देता हूं, देखें जरा अब कितने प्रतिशत बच्चे जवाब दे देंगे 17 और 16 को जोड़ के। और इसमें कितने आ जाएंगे बेटा, 17 और 24। देखो उसमें भी अभी जो है उल्टे सीधे जवाब आ रहे हैं कि सर है ये क्या, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस दे दिया आपने, 17 और 24 तो हमने जीवन में कभी नहीं जोड़ा, आप कैसे जोड़ देंगे। अभी जोड़ के दिखाता हूं, कैलकुलेटर निकालता हूं। नालायक हो। तो कर लोगे ना, पता लग जाएगा ना कौन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कल कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि सर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए वो बता दो। तो बेटा ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी अपन जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ लेंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे नाइट्रोजन के पास यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे है ना। अभी वो जो लिखा है आपने उसको लिखा रहने दो, आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पता लगाना है। आप कैसे लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके, ठीक है। रॉन्ग पोल, पोल ही रॉन्ग है, बहुत बढ़िया। अच्छा इधर पोल, ओके अच्छा अच्छा, पोल ही रॉन्ग लगा दिया अपन ने। चलो उसके लिए बता दो, 17 और 24 वाला बता दो, ये तो मैं कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा, ये 16 है और ये तो 33 हो जाएगा। और इसका लगा दो बेटा फटाफट से, देखें जरा क्या आंसर आ रहा है। बेटा अभी लिख रहे हो 41, तो तुम कैलकुलेटर से जोड़ के, अभी थोड़ी देर पहले तक तो 51 ही लिख रहे थे तुम में से कई, मैंने देखे जवाब यहाँ पे 51 है ना। सच सच बताओ बेटा, सच सच बताओ, झूठ बोलोगे फेल हो जाओगे नीट में, हाँ कसम से। ये तो सर आउट ऑफ द सिलेबस है। हो गया, देखें। ओ चलो ठीक है ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़े, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होंगे पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन कर दो, अभी लगाते हैं अपन पोल इसके लिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल, इनमें से कौन हाइपोवेलेंट है जल्दी बताओ। हाँ हिंदी में भी लिखा जा रहा है 41, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, जिन्होंने हिंदी में टाइप किया वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्योंकि एक तो हिंदी में टाइप करना ही इतना मुश्किल है, उसके बावजूद भी अगर आपने हिंदी में लिखना चूज किया है तो वेरी गुड। मुझे अच्छा लगता है हिंदी में जब कोई लिख के जवाब देता है ना। और प्लीज हियर, वो वाले जो अंग्रेजी वाले जो टूटी फूटी अंग्रेजी में भी खुद को अंग्रेजों के वंशज समझ लेते हैं, उनके तो क्या ही कहने। अच्छा इसमें अब एबीसीडी में भी आप अ ब स द लिख लेना, ठीक है। मतलब हम इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं अंग्रेजों से और उनकी चीजों से, आज तक बेटा हमें, तुमने तो खैर तुम में से ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए होंगे, मैं 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूं और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में मैं कन्वर्ट हो गया था अपने आप ही, क्योंकि स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गया था। तो मैंने पता है ये उस टाइम मुझे, मैं ये चीजें नोटिस करता था कि ए बी सी डी तो लिख रहे हैं अपन, ठीक है, ये तो इंग्लिश में एबीसीडी लिख रखा है अपन ने, है ना। उधर ऑप्शन में अवसादा क्यों लिख रहे हैं हम, ये तो एक सीक्वेंस में इसलिए एबीसीडी लिख दिया, उधर अवसादा क्यों लिख रहे हैं अपन, है ना। कभी तुम हिंदी के क्वेश्चंस देखना, उसमें अ ब स और द, क्यों, क्योंकि इंग्लिश से मिलते जुलते हैं ना, इसलिए। क्यों, अपन ऐसे नहीं बना सकते थे क्या, क ख ग और ग, ये 4 ऑप्शन नहीं हो सकते क्या। नहीं, लेकिन क्यों नहीं, हम क्यों बनाएंगे, अंग्रेजों ने ऐसा सिखाया है तो ऐसा ही लिखेंगे हम, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं 1 नंबर के, जन्मजात ही हम तो मूर्ख रहे हैं, वो तो अंग्रेज सिखा गए हमें कुछ थोड़ा बहुत, इसलिए हम जी रहे हैं, वरना पहले तो जीते ही कहां थे हम, है ना।
मैं ये नोटिस करता था बहुत चीजें और मुझे बहुत बुरा लगता था इन चीजों का, पर अब क्या करें, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है ना। पर अब इस सोसाइटी को बदलने का वक्त आ गया है। तुम्हें इन चीजों का बुरा लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए, और अब इस चेंज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज से हम क ख ग ही लिखेंगे, ठीक है। पर दिक्कत ये हो जाएगी कि क ख ग इसमें कैसे लिखेंगे अपन। है ना। चलो भैया, हाँ, अरे आंसर लगा दिया क्या? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो कैसे पता लगाते हैं हाइपोवेलेंट? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हाइपोवेलेंट क्या होते हैं। हाइपोवेलेंट वो जिनमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे? उसके लिए आप जब इनके स्ट्रक्चर बनाओगे, तो सर बात तो ये आ गई ना, स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर ही तो बनाने नहीं आ रहे। अरे बेटा कल ही तो बनवाए थे इनके स्ट्रक्चर्स, इनके तो कल ही बनवाए थे, है ना। आज मैं तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया दे दूंगा, तुम हल्के फुल्के स्ट्रक्चर तो बनाने सीख जाओगे, और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद कैसा ही स्ट्रक्चर आ जाए, कैसा ही मॉलिक्यूल आ जाए, तुम सारे स्ट्रक्चर बना लोगे। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं। ये हो गया NH3। H2O का स्ट्रक्चर बना लो बेटा। H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनाए? ये बना लिया H2O का स्ट्रक्चर, और ऐसे PCl5, तो PCl5 का भी बना लो, ये लो। ठीक है, तो अब हमें देखना है हाइपोवेलेंट, यानी कि जिसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इधर बोरोन को देखो बेटा, बोरोन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ शेयर किए, तो ये एक का डबल हो गया। एक का डबल मतलब शेयरिंग के बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन देता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इन दोनों के बीच में है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के लिए काउंट होते हैं। यानी कि अब इस बोरोन के पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है। जब आप फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो इन दोनों को फ्लोरीन के लिए काउंट करोगे, और जब आप बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तब आप बोरोन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे। ठीक है सर, अगर कोई लोन पेयर हुआ तो, लोन पेयर वाला अभी सब बताऊंगा मैं, लोन पेयर क्या होता है ये भी बताऊंगा, लोन पेयर हुआ तो क्या होगा ये भी बताऊंगा। टेंशन नॉट, एकदम आराम से धीरे धीरे चलेंगे, है ना। तो बोरोन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6। बोरोन के पास हो रहे मात्र 6 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम है मतलब, 8 से कम है मतलब हाइपोवैलेंट। यहां पर नाइट्रोजन के पास देखो बेटा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन ने शेयर कर रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए काउंट हो गए। 7 और 8, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ऑक्सीजन के पास होते बेटा 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, हमेशा दोनों एटम्स के लिए काउंट करना। तो अभी जैसे फास्फोरस के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो हाइपरवैलेंट है। ये कैसा है? हाइपरवैलेंट। ये है हाइपोवैलेंट, और ये दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ आदित्य बेटा बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपरवैलेंट। चलिए फटाफट से इसका आंसर लगाएंगे। जल्दी लगाओ। मैं बढ़िया हूं बेटा, आप सभी कैसे हो? NH3 समझ नहीं आया? अभी आएगा बेटा, मैं सारे स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊंगा अभी। अभी ये जो अपन ने BCl3 BF3 ये सब बनाए ना, ये अभी बनाने सिखाऊंगा अभी आगे, जस्ट थोड़ी देर बाद। ठीक है, हाँ। हाइपरवैलेंट पता लगाना है, तो अब ये तो देखते ही याद हो गया होगा कि PCl5, तो देखते ही तुम बता दोगे कि ये तो हाइपरवैलेंट है। PCl5 हो गया, या इसकी जगह मैं आपको Cl की जगह F लगा के दे दूं तो PF5 हो जाएगा, या Br लगा दूं तो PBr5 हो जाएगा, या फिर PI5 हो जाएगा, है ना।
ये तो तुम देखते ही बता दोगे कि ये सब कैसे हाइपरवैलेंट है ना, क्योंकि इनमें 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं फास्फोरस के पास। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब पीछे आंसर बता रखा है, उसके बावजूद भी देखो इतनी प्रतिशत जनता तो। चलिए इसका जवाब देंगे फटाफट से। इनमें से कौन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है? वेरी गुड, हिंदी में ऑप्शंस देने चालू कर दिए तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। NH3 क्यों नहीं होगा? किसमें? हाइपरवैलेंट में। NH3 में देखो ना बेटा, हाइपरवैलेंट कैसे बोल सकते हो आप उसको? नाइट्रोजन के पास कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 क्यों होते हैं ये अभी पता लगेगा थोड़ी देर में। ठीक है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए अपने, तो 1 2, ये तो नाइट्रोजन के है ही, 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है ना इसके, तो ये ना तो हाइपरवैलेंट है ना ही ये हाइपोवैलेंट है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो एक जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, तो क्या आप बता सकते हैं कौन पैरामैग्नेटिक होगा इसमें? सर स्कूल में रिडॉक्स चल रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। अब रिडॉक्स चल रहा है ना, तो तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह कैलकुलेट करना आ जाएंगी, रिएक्शंस बैलेंस करना आ जाएंगी, बहुत अच्छे, चलने दो, बढ़िया है। हो गया, तो इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक होगा? तो मैंने अगर देखा, इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया, तो मुझे ये समझ में आया कि ये सारे के सारे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं। यशदीप वेरी गुड, अरे वाह बहुत बढ़िया, इतने कम समय में जवाब दिया। लावण्या फ्रॉम साउथ दिल्ली, इसने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। हर्ष तिवारी वेरी गुड बेटा, बाकी सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, 1 सेकंड के अंदर अंदर तुम लोग जवाब दे रहे हो, बहुत ही, बस यही करना है अपने को। नीट तक हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि नीट में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो देखते ही अपन आंसर पता लगा ले, अरे इसका तो ये आंसर है यार, गोला भरो इसका। तो 1 सेकंड से कम में जब अपन जवाब दे देंगे, यही तो चाहिए अपने को। ऐसे ही इनऑर्गेनिक अपने को एक्स्ट्रा टाइम निकाल के देगा, जो आप बाकी के सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब वो लोग एकदम फोकस हो जाना जिनको स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिनको स्ट्रक्चर का क ख ग भी नहीं पता। अब तुम लोग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, है ना? अब तुम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखोगे। कैसे? देखो, लुईस अंकल ने डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया। भाई आपको अगर ये पता लगाना है कि ये मॉलिक्यूल कौन हाइपोवैलेंट है कौन हाइपरवैलेंट है, तो इनके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे ऑब्वियसली। स्ट्रक्चर बना के ही तो अपन इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाया अपने को, जैसे कि H2O है, NH3 है, CO2 है। ये अपने को देखो एटम्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर कुछ बिंदु नजर आ रहे हैं, नीले लाल पीले, है ना? ये जो डॉट्स वगैरह नजर आ रहे हैं यहां पर, ये सभी डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन पे 2 डॉट नजर आ रहे हैं ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी शेयरिंग करवा के बॉन्ड्स वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं और एटम्स को जमाते हैं और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको? डॉट स्ट्रक्चर। लुईस अंकल ने अपने नाम पे इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर नाम दिया था। ठीक है, ठीक है, तो आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो आप फटाफट से पता लगा लोगे कि कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पहले अपन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद 1-2 एक्सेप्शंस और बच रहे हैं अपने ऑक्टेट थ्योरी के, वो भी करेंगे, है ना? वो भी हम करेंगे, या पहले मैं वो एक्सेप्शंस करवा दूं फिर सिखाऊं डॉट स्ट्रक्चर्स?
नहीं, पहले अपन ऐसा करते हैं, पहले अपन यही देख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम वो बाकी के बचे हुए 2 एक्सेप्शंस देखेंगे, ठीक है। तो इनको बनाओ पहले, तो फिर इनको बनाना कैसे है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब देखो, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया बेटा H2O, ये H2O का स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें सेंट्रल एटम कौन है, मतलब सेंटर में कौन रखा जाएगा, और टर्मिनल एटम कौन है, मतलब टर्मिनल पे किसे जोड़ा जाएगा। सराउंडिंग एटम जिनको बोलते हैं अपन, ये सराउंडिंग एटम कहलाते हैं, और ये सेंट्रल एटम कहलाता है। जो सेंटर में रखा जाएगा वो सेंट्रल एटम, और जो सराउंडिंग्स में रखा जाएगा, जो टर्मिनल्स पे रखा जाएगा, वो टर्मिनल एटम, ठीक है। तो आपको मैं सेंट्रल एटम चूज करने के कुछ नियम बता देता हूं, ठीक है। सेंट्रल एटम चूज करने के मैं कुछ नियम बता देता हूं। आप एक बात याद रखेंगे बेटा, सेंट्रल एटम आप किसको बनाएंगे, हमेशा जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ही आप हमेशा सेंट्रल एटम बनाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखेंगे, क्या, कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कैन नेवर बिकम सेंट्रल एटम, ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। बड़े ही दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन आप जीवन में कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ना एक एक सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और अगर आपको सेंट्रल एटम बनना है तो आपको एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, इसलिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनते, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनते। लिख लो जल्दी से बेटा, लिख लिया, ये बना लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आपको जब ये पता लग गया कि सेंट्रल एटम कौन है, तो उसके बाद जो बचे हुए एटम है, जैसे कि H2 है, आपको ये पता लग गया कि भाई इसमें अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, मतलब ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बनेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बीच में रख दो, और आपके टर्मिनल एटम्स हो गए हाइड्रोजन। आपको दिया गया NH3, अब आपको ये तो पता है कि हाइड्रोजन नहीं बनेगा सेंट्रल एटम, तो मतलब नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन को बीच में रखेंगे और टर्मिनल पे हाइड्रोजन को लगाएंगे। इधर आपको दिया गया CO2, अब इधर ना तो हाइड्रोजन है और ना ही फ्लोरीन है, तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा बेटा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इन दोनों में से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, कार्बन। कितनी होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की, प्रिया कुमारी पूछ रही है EN मीन्स, बेटा अभी अपन ने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं फोकस रहो, इधर देखो, इधर, है ना, वो अंगूठों को थोड़ा सा विराम दो, थोड़ा सा इधर देखो, हाँ, तो चीजें समझ में आएंगी कि सर क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। हाँ, इधर देखो, यह है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इनमें से जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको सेंट्रल एटम बनाएंगे। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और ऑक्सीजन की 3.5 होती है ना, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसको सेंट्रल एटम बना दिया, तो टर्मिनल एटम कौन हो जाएंगे, ऑक्सीजन। आगे बात समझ में। अब आपने जब सेंट्रल एटम पता लगा लिया, तो अब नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या, कि इन एटम्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जब लुईस सिंबल्स लिखते हैं, लुईस सिंबल्स क्या होते हैं, ये जो मैंने कार्बन और इसके आजू बाजू में 4 डॉट लगाए हैं ऑरेंज कलर के, ये कार्बन और उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये ऑक्सीजन और 6 गुलाबी बिंदु जो मैंने लगाए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब किसी भी एलिमेंट को ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं लुईस सिंबल। क्या बोलते हैं बेटा, लुईस सिंबल। तो हमें क्या करना होता है, इन स्ट्रक्चर्स में सबके लुईस सिंबल्स लिख लो, फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग वेयरिंग करा के बॉन्ड बना के और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लो।
ठीक है, ये हमारे अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे काम आएगा, उतना ज्यादा काम नहीं आएगा। असल में जो चीजें काम आएंगी ना, असल में डॉट स्ट्रक्चर बनाना अपन पता है, यहां तो सिर्फ अपन शुरुआत में छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, असली स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन में। असल में डॉट स्ट्रक्चर बनाना अपन वहां पर सीखेंगे, अभी तो ऐसे बस इंट्रोडक्शन टाइप वैसा कुछ है ना। रेड डॉट क्या है, कहां है रेड डॉट? अबे रेड डॉट तो कहीं है ही नहीं, ये ऑरेंज है बेटा, है ना, वो तुमको रेड दिख रहे होंगे। रेड डॉट, ये अगर तुम इसकी बात कर रहे हो तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लो इसको भी गुलाबी कर देते, गुलाम बी, ये लो, ठीक है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या पता लगाना है? अब तुम्हें यह पता लगाना है, सेंट्रल एटम तो पता लग गया कौन है, टर्मिनल एटम पता लग गया कौन है। अब तुम्हें क्या पता लगाना है कि इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाएं? चलो आ जाओ देख लेते हैं, फटाफट से लिखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे फाइंड आउट करेंगे, आ जाओ मैं सिखा देता हूं, तुम्हें फटाफट से आ जाएगा समझ में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि सपोज आपको लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये पता लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करो, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो एक बार। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, है ना। अभी फिलहाल के लिए तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं ये कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेटा अगर लिथियम है तो लिथियम का आउटर मोस्ट शेल ये रहा सेकंड वाला, कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं इसमें? एक, मतलब इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में कितने नजर आ रहे हैं देखो? दो। बोरोन में कितने नजर आ रहे हैं? दो 2s में, एक 2p में है। सेकंड शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, नजर आ रहे हैं ना सभी में, काउंट करते जाओ। ऑक्सीजन में 6, ऑक्सीजन में 6 होते हैं देखो, इसीलिए 6 डॉट बनाए हैं ऑक्सीजन के आजू बाजू में, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो ऑक्सीजन के बाजू में 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में 4 होते हैं, इसलिए कार्बन के बाजू में 4 डॉट लगाए हैं, तो ये डॉट इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फ्लोरीन में हो गए बेटा 7, और नियॉन में कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। हाँ बेटा इसको लिखना है, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट से। जल्दी से लिखो इसको। लिख लिया? और फिर ये इनके लुईस सिंबल्स हैं, ये लुईस सिंबल्स हैं। लुईस सिंबल्स मतलब जैसे अगर आप जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेरिलियम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बेरिलियम लिखोगे, उसके आजू बाजू में 2 बिंदु लगाओगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2, ठीक है, समझ में आई बात। अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। नाइट्रोजन के पास कितने डॉट लगा दोगे बेटा? तू सांगली मध्ये राहते कुठे? ए भैया सांगली वालों इधर ध्यान दे लो, बाद में पूछ लेना एक दूसरे से कहां रहते हो कहां नहीं रहते हो। लास्ट के 2 आउटर मोस्ट शेल क्यों लिए? अबे लास्ट के 2 नहीं लिए बेवकूफ, ये देख इधर, ये 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये सेकंड शेल के सब शेल हैं, ये फर्स्ट शेल नहीं पढ़े ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा ना तुमने ढंग से, है एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा ना तुमने ढंग से। निखिल सर को बोलता हूं बेटा मैं, सर आप कितनी मेहनत कर लो, ये सब नालायक हैं, आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाया और ये अभी भी सब गधे घोड़े बराबर कर दिए इन्होंने। बाहर के 2, आखिरी के 2 वैलेंस शेल क्यों लिए? आउटर मोस्ट शेल क्यों लिए? आउटर मोस्ट शेल क्यों लिए? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ है? लिखो जल्दी से बेटा, इनको फटाफट से लिखो, आगे बढ़ना अपने को।
जल्दी लिखो। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किनको काउंट करेंगे अपन? ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब अगर तुम्हें ये पूछ लूं मैं, जैसे मैंने नाइट्रोजन के तुम्हें बता दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और मैंने क्वेश्चन दे दिया फास्फोरस वाला, मतलब क्वेश्चन में फास्फोरस आ गया, NCl3 की जगह PCl3 दे दिया, तो अब नाइट्रोजन तो है नहीं पर फास्फोरस है, तो अब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाएंगे बेटा? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाएंगे? तो याद रखना, एक ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम रहता है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी हमेशा सेम ही रहेंगे। तो नाइट्रोजन में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन फैमिली के हर मेंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे बेटा? 5 होंगे। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है, आपने 5 बिंदु बनाए हैं, तो आप कोई भी ले लो नाइट्रोजन फैमिली का, आपसे पूछ लिया फास्फोरस में कितने हैं, आप क्या बोलोगे? 5। आर्सेनिक में कितने हैं? 5। एंटीमनी में कितने हैं? 5। बिस्मथ में कितने हैं? 5। सब में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आपको मैंने बोला बेटा फ्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपने बोला कि सर फ्लोरीन में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा ठीक है चुन्नू मुन्नू जल्दी से बताओ कि क्लोरीन में कितने होंगे, तो क्लोरीन में कितने बता दोगे? अगर क्लोरीन में 7 है तो क्लोरीन में भी कितने होंगे? 7 होंगे। ब्रोमीन में भी कितने होंगे? 7 होंगे। आयोडीन में भी कितने होंगे? 7 होंगे। एक ग्रुप में हमेशा आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तुमने देखा ही होगा, अगर फ्लोरीन का अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो लास्ट में 2s2 2p5 आता है, और क्लोरीन का लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 3s2 3p5। बस नंबर बदला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, शेल नंबर यहां पर दूसरा है, यहां पर तीसरा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें सेम है, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताओ कि सल्फर और सेलेनियम में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जल्दी से बताओ। सल्फर में भी और सेलेनियम में भी, दोनों बताएंगे। वो सही था यार, एक ऐसे उंगली करके बता रहा है, एक ऐसे वाला इमोजी और एक ऐसे वाला इमोजी। सही था, सही था। 7। हाँ, थाला फॉर अ रीजन। बोले सर हिंदी इंग्लिश सब छोड़ो, यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये लो 7। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सल्फर में 6 होंगे और सेलेनियम में भी 6 होंगे, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं। ऑक्सीजन में 6 तो सल्फर में भी 6। तो अगर मैं मान लो मुझे SF6 बनाना है, SF6 का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा इसमें? जल्दी से बताओ, सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा इसमें? फटाफट से जवाब दो। सेंट्रल एटम कौन, सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा इसमें? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी 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 जल्दी। सर 5 और 1 6। कौन हो जाएगा? हाँ वेरी गुड बेटा, सल्फर हो जाएगा, है ना। फ्लोरीन तो बन ही नहीं सकता, है ना, याद है ना। तो आप जब डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे SF6 मॉलिक्यूल का, तो आप पहले सल्फर को बीच में लिखोगे, है ना, और फिर इस पे कितने डॉट लगा दोगे, यानी कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दोगे? ऐसे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दोगे, ठीक है, सही है। और फ्लोरीन में कितने होते हैं? 7। फ्लोरीन में कितने होते हैं? 7, तो उसके सभी मेंबर्स में 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक आखिरी जवाब और दे दो मुझे, आखिरी जवाब। जिनॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अपन इसके भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अभी आगे। जिनॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से। और ये अगर सही बता दिया ना तुमने, मतलब सुकून। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो पोल कर लेते हैं एक फटाफट से, इंटीजर वाला। जिनॉन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो जल्दी से। अब इसको कैसे बताओगे? हैं, 6 तो ये हो गया, 7 ये हो गया, अब इसको कैसे बताओगे? चलो वो भी करो। बता दिया एक ने यार।
हाँ एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, एक ऐसे भी बता रहा है, ये वाला एक। बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया। टेक्नोलॉजी का असली इस्तेमाल तो तुम ही कर रहे हो कसम से। बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़े। तो अब तुम्हें यह पता लग गया कि लुईस सिंबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, लुईस सिंबल बनाना आ गया, आसान है बिल्कुल। ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना लेंगे अपन। चलो देखते हैं आगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेटा अपन एक काम करेंगे। अपन क्या काम करेंगे, थोड़ा सा अपने को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, और इनको थोड़ी देर के लिए अपन कर देते हैं बाजू में। आ जा बड़ा, इधर आ जा बड़ा, जल्दी से। हाँ, अब देखो कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है, कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है तुम्हें। BF3 बनाना है, BF3 बनाना है। तो सबसे पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है। तो सर फ्लोरीन तो सेंट्रल एटम बन नहीं सकता, आप एक काम करो बोरोन को ही सेंट्रल एटम बनाओ। ठीक है साहब, बोरोन को बना लेंगे। तो आप क्या कर लो बेटा, बोरोन को ऐसे बोरोन लिख लिया आपने बीच में। ठीक है, बोरोन को लुईस सिंबल के साथ लिख लो, मतलब ऐसे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो। बोरोन लिख दिया और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब टर्मिनल एटम जोड़ने आपको, टर्मिनल एटम जोड़ने अगर, तो आप क्या करो, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा इसको बोरोन को सही से लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने बोरोन, और इस पे ऐसे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ठीक है, ये इसका सिंबल बना दिया। अब टर्मिनल एटम फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ले लो यहां से, और फ्लोरीन लगा दो इस तरीके से 3, है ना। ये 3 फ्लोरीन आपने लगा दिए, ये 3 फ्लोरीन आपने लगा दिए। ठीक है, इनके भी लुईस सिंबल्स बना लिए आपने, इनमें भी आपने लुईस सिंबल्स बना लिए। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा, फ्लोरीन जब जुड़ेगा बोरोन के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 तो पहले ही है, 1 इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग कर लेगा, तो 7 और 1 8, ये एक बॉन्ड बन गया बोरोन और फ्लोरीन के बीच में। ऐसे ये बोरोन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ऐसे ही बोरोन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो बोरोन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों एक एक करके 3 फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए। तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। टर्मिनल एटम्स का तो हो ही जाता है हमेशा। सेंट्रल एटम की तरफ अगर अपन ध्यान दें तो सेंट्रल एटम के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास ऑलरेडी 3 थे और 3 की शेयरिंग कर दी, तो 1 का डबल हो गया, 1 का डबल हो गया। 1 2 3 4 5 6, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए BF3 में बोरोन के पास। हाँ बेटा नोट करना है, इनको बनाना है आपको। ठीक है, इनको नोट कर लो। BF3 का स्ट्रक्चर बना लिया, आसान है। ऐसे ही NH3 का बनाते हैं, आ जाओ। ये BF3 को हटाओ इधर से, इसको छोटू कर देते हैं अपन थोड़ा सा, और इधर ऊपर खिसका देते हैं यहां पे। ये BF3 बना दिया। ठीक है, चलो अब ऐसे बेटा NH3 का बना लेते हैं, या NF3 का बनाए, या किसका बनाए। एक काम करते हैं, पहले तो NH3 ही ले लेते हैं अपन। ठीक है, NH3 ले लेते हैं। इसमें सेंट्रल एटम कौन बनेगा, सेंट्रल एटम कौन बनेगा बेटा, GF3। देवराज बेटा जितनी बुद्धि है उतना ही, बस GF3 जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन बनेगा। तो नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बनाना है। ठीक है, तो सेंटर में रख दिया मैंने नाइट्रोजन, ये लो साहब सेंटर में रख दिया नाइट्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन टर्मिनल एटम है, टर्मिनल एटम हाइड्रोजन को बना दो। टर्मिनल एटम अगर हाइड्रोजन को बना देंगे तो ये लिख दिए मैंने हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, हाइड्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तीनों हाइड्रोजन ने 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है। तो नाइट्रोजन ने अपने
तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लिए तीन हाइड्रोजन के साथ, तो 1 2 3 4 5 6 और ये दो बचे, ये नाइट्रोजन के, ये 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि क्या ये हाइपरवैलेंट है? नहीं। ठीक है, अमोनिया बोलते हैं इसको, NH3 को, है ना। आगे बेटा बात समझ में कैसे बनाने। तो अब अपन एक काम करेंगे, अब तुम ट्राई करो पहले SF6 का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, SF6 का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी। ठीक है, जिन्होंने SF6 का बना लिया वो PCl3 का बनाना, जब SF6 का बना लो तो PCl3 का बना लेना। चलो डन। तो अब चेक कर लो, जिन्होंने भी बनाए हैं वो चेक कर लो बेटा। आपको सेंट्रल एटम देखते ही समझ में आ गया कौन बनेगा? देखते ही पता लग गया सर, अब तो देखते ही पता लगा लेते हैं हम। हाँ, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम देखते ही पता लगा लेंगे कौन सा सेंट्रल एटम है। ये लो साहब NH3 का चित्र। ठीक है, SF6 की बात करेंगे तो बेटा सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? सल्फर। कौन हो जाएगा? सल्फर। इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? सल्फर पर, अरे सर 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पर 6 तो सल्फर पर भी 6, तो टर्मिनल एटम कौन बन जाएगा? फ्लोरीन, ऑब्वियसली सर। तो 6 फ्लोरीन लिख दो ऐसे, ये 6 फ्लोरीन बना दिए। और फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फ्लोरीन के पास होते हैं सर 7। ठीक है, तो 7 बिंदु बना दो इस पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। अरे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये लो साहब, बना दो। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा दो। बन गया SF6। ठीक है, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे अब कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही तो किया था हमने लास्ट लेक्चर में, जब हमने हाइपर वैलेंट स्पीशीज काउंट की थी, तो SF6 का स्ट्रक्चर ऐसा ही तो बनाया था, जिसमें सल्फर से 6 बॉन्ड बनाए थे फ्लोरीन की तरफ और ऐसे। ठीक है, तो PCl3 का बना लोगे अब? चलो PCl3 का भी बना लो। चलो बेटा उधर हो जा, इधर PCl3 की बात करेंगे। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? चलो जल्दी बताएंगे, PCl3 में सेंट्रल एटम कौन रहेगा? फटाफट से बताएंगे जिन जिन का भी करेक्ट है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। बस तुम्हें आ गया अब स्ट्रक्चर बनाना, अब तुम बना लोगे, टेंशन नॉट। सेंट्रल एटम कौन रहेगा PCl3 में? फास्फोरस। ये लो फास्फोरस। ठीक है, अब फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि नाइट्रोजन में 5, तो फास्फोरस में भी 5। टर्मिनल एटम कौन हो गया? Cl, तो 5 Cl लिख दो। Cl के वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे बेटा? Cl के वैलेंस शेल में हो जाएंगे सर 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7। ठीक है, तो ठीक है सर, ये 1 Cl, ये 2 Cl, ये 3 Cl, ये 4 Cl और ये 5 Cl। लो साहब, ये बना दो बॉन्ड। 1 2 3 4 5 हो गया।
कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा फास्फोरस के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के लिए काउंट होते हैं। ठीक है, दोनों। ठीक है, अच्छा पीसीएल 5 बना दिया क्या? ओके, तो पीसीएल 3 बनाना है, पीसीएल 3 बना दो। एक काम करो, 2 यहां से हटा दो, 2 सीएल हटा दो। ये लो साहब, 2 सीएल हट गए, और इधर से अब 10 नहीं हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पीसीएल 3 में फास्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, पीसीएल 5 में 10 हो गए, पीसीएल 3 में 8 हो गए। ठीक है, अच्छा अरे हिंदी में क्यों रॉन्ग लिख रहा हूं? हिंदी में तो ऐसे लिख रहा हूं, गलत है। यही तो दिक्कत है हिंदी में आंख बंद करके। ठीक है, लिख लिया, ये आ गया स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, अब जब आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना, तो आपको फॉर्मल चार्ज भी आ जाएगा एकदम आसानी से। फॉर्मल चार्ज भी एकदम आसानी से सीख जाओगे अब तुम लोग, है ना। बहुत एकदम लल्लू चीज लगेगी तुम्हें फॉर्मल चार्ज, है ना। पर उससे पहले अपन बाकी के बचे हुए अपने जो एक्सेप्शंस हैं वो कंटिन्यू करते हैं, है ना। आ जाओ, ये बन गए अपने फॉर्मल चार्ज, सॉरी डॉट स्ट्रक्चर्स। अब अपन नेक्स्ट, अपने 3 एक्सेप्शंस हो गए थे, मेनली ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, पर आपको 2 और एक्स्ट्रा पता होने चाहिए। चौथा एक्सेप्शन लिखेंगे बेटा अपन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो की स्पेलिंग देख लेना, सही हो तो गलत कर लेना, गलत हो तो सही कर लेना। ठीक है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाँ, केमिस्ट्री में अभी सूडो है। सूडो की स्पेलिंग सही है? अरे वाह, मैं हमेशा कंफ्यूज ही होता रहता हूं इसमें, तो मैं बोल देता हूं कि तुम्हारे हिसाब से देख लो जो सही है ठीक है, सूडो का मतलब क्या होता है बेटा? सूडो का मतलब बेसिकली अपन यहां पर सूडो का मतलब ऐसे मान के चलते हैं, फेक, फॉल्स, है ना, फेक या फॉल्स। ठीक है, तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अपने को मालूम है, वैलेंस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ठीक है, सूडो मतलब झूठा, हाँ बिल्कुल सही बात बेटा, है ना। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स का होना। आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल होता है, और उसे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हाँ, इसको नकली भी बोल सकते हैं, फॉल्स भी बोल सकते हैं, और क्या बोले, जो तुम्हारा मन करे बोल लेना। हाँ ठीक है, तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल्स देखो, जैसे जिंक की बात कर रहे हैं बेटा, अपन जिंक की बात कर रहे हैं, तो जिंक अपने जितने भी कंपाउंड्स हैं सभी में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। जिंक हमेशा ऑलवेज +2 में ही मिलेगा आपको, कोई सा भी कंपाउंड ले लो इसका। ठीक है, तो जिंक का +2 में कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो पहले जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 4s2 3d10। थोड़ी देर के लिए 4s को अपन आगे ले आते हैं और 3d को पीछे ले आते हैं। ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से जमा पाएंगे कि ये हो गए फर्स्ट शेल, या ऐसे कर लेते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये मतलब nth शेल है, आउटर मोस्ट शेल, ये n-1 शेल है, ये अपना n-2 शेल है, और ये अपना n-3 शेल है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल को देखो बेटा ध्यान से, आउटर मोस्ट शेल को देखो ध्यान से। अभी आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकाले जाते हैं? आउटर मोस्ट शेल से। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो आप कहां से निकालोगे? पहले 4s से। याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं। तो आपने भरते टाइम पहले 4s में भरे होंगे,
भरते टाइम पे अपन वो रूल्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा आउटर मोस्ट शेल से या आउटर मोस्ट सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 4s इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब फोर्थ शेल खाली हो गया बेटा, फोर्थ शेल खाली हो गया। ये लो साहब, या एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फोर्थ शेल खाली, फोर्थ शेल खाली। तो अभी देखो, अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन गया, फोर्थ शेल तो खाली हो गया, तो अब सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है, थर्ड, तीसरा वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे, काउंट करना जरा तीसरे वाले शेल में, जल्दी से काउंट करो कितने हो रहे, जल्दी जल्दी। सर्वात बाहरी शेल, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा मराठी। बढ़िया बढ़िया। अभी देखो, फोर्थ तो खाली हो गया, तो अब सबसे बाहर वाला शेल बन गया अपना तीसरा वाला, और तीसरे वाले में 2, 6 और 10, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है बेटा, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है सूडो नोबल गैस या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, इन्हें बोला जाएगा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाँ, ऐसे अंगूठों से भी गिनवा दिए उसने, 5 5 5 और फिर 2 ऐसे और 1 ऐसे। बहुत बढ़िया। इतनी क्रिएटिविटी लेकर कहां जाओगे तुम लोग, है ना। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, ऐसे एक और एग्जांपल देखो, कॉपर प्लस का एग्जांपल देखो, कॉपर प्लस का अष्टदशम। भाई संस्कृत पे शिफ्ट हो गए तुम तो, प्रो लेवल निकले भाई तुम तो, हैं, कतई हेकर हो रहे हो तुम तो, हेकर हेकर। कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी नालायकों। फोर एस को बागी लिख रहा हूं मैं, है ना, 4s1 3d10 होता है, तो 4s। ठीक है, कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा बेटा, कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया, कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये कॉपर का है, कॉपर प्लस का बनाना है, तो यहां से इसको खाली कर दो। तो अभी देखो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कॉपर प्लस का भी, हाँ बेटा ये लिखना है, ये लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब रहेगा तो उसका भी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और आपके पास आएंगे इतनी क्रिएटिविटी लेकर, मेरे पास आके क्या करोगे तुम लोग, इतनी क्रिएटिविटी तुम अपने पास ही रखो। हाँ, मेरे पास कोई यूज नहीं है इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी का, तो तुम अपने पास रखो ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ काम लो इसका। लिख लिया ये, ठीक है। चाय पार्टी करेंगे, हाँ बिल्कुल चाय पार्टी कर लेंगे भैया, चाय पार्टी कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है ना बेटा, तो अपने एग्जाम्पल्स लिख लो, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो बेटा जिंक +2 है, कॉपर +1 है, सिल्वर +1 है, और कैडमियम +2 है, मर्क्यूरी +2 है, और गैलियम +3 है ना, काफी इतने, और भी काफी सारे हैं, जर्मेनियम +4 है, और भी काफी सारे हैं, बाकी तो तुम काउंट करके पता लगा ही लोगे। ये कहलाते बेटा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो देखो
ये एक्सेप्शन में क्यों लिख रहे हैं अपन, ये एक्सेप्शन में क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी ने क्या बोला था, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एटम बॉन्ड बनाता है, और यहां पर जिंक 18 इलेक्ट्रॉन कर रहा है बॉन्ड बना के। जैसे कि जिंक अपना कोई भी कंपाउंड बना रहा है, ZnO है, ZnCl2 है, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 18। ठीक है, ठीक है, ऐसे कॉपर के पास भी 18 हो रहे हैं। ऐसे ही एक और कॉन्फ़िगरेशन है, 9 to 17 इलेक्ट्रॉन, 9 to 17 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसको है ना, एक काम करता हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं 9 to 17, वरना तुम लोग 9 - 17 पढ़ते हो उसको, है ना। ये पता है यकीन का किस्सा है, मैंने यही जो है टॉपिक ऐसे 9 to 17 जैसा भी लिखा था ना, ऐसे 9 to 17 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ऐसे लिखवा दिया, उस टाइम समझा दिया एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। चैप्टर खत्म हुआ तो एक बच्चे ने डाउट भेजा कि सर वो है ना, आपने शुरुआत में पढ़ाया था 9 - 17 कॉन्फ़िगरेशन, 9 - 17 कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है सर। मैंने कहा भैया तुम्हारे चरण पकड़ाओ, पहले तो तुम्हारे चरण छुएं, उन्हें धोएं अच्छे से, चरणामृत चढ़ाएं, इसलिए तो तुम पे तो मुझे भरोसा है, तुम पे तो मुझे भरोसा है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको, है ना, 9 to 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, प्लीज टीच इन हरियाणवी। हरियाणवी मतलब ऐसे एक्सेंट बोलना आता नहीं है, पहले कोशिश करूंगा, हाँ, फिर उसके बाद पहले तो अपनी आवाज में थोड़ा सा अक्खड़पन लेकर आऊंगा मैं, उसके बाद, है ना। तो 9 to 17 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे बोलूंगा, फिर क्या हो गया छोरे, बात समझना आ रही क्या है, ऐसे बोलते शायद, है ना। जैसे कि Fe का कोई भी कंपाउंड है, Fe+3 में अगर है ना, जैसे कि कॉपर का +2 वाला कोई कंपाउंड देख लो, है ना, या फिर कोई सा भी ले लो आप यार, क्या लोगे, मैग्नीज का +2 वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है। ठीक है, तो अभी Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अपने को, Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 होता है। अब बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो 4s से निकाल दूंगा और एक यहां से निकालूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3d5 बन जाएगा। ठीक है, भोजपुरी मुझे आती नहीं है, बोलना नहीं आती, समझ तो मैं लेता हूं थोड़ी थोड़ी, मुझे बोलना, वरना भोजपुरी में भी पढ़ा देता मैं। ठीक है, ठीक है, तो डी में हो गए बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, है ना, देखो 4s तो खाली हो गया, 3s और 3p में 8 और डी में 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहां पर, 13 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब 9 से लेके 17 तक के इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, 9 भी पॉसिबल हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 तक के इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल हैं वैलेंस शेल में, सिर्फ जरूरी नहीं है 8 ही होंगे। ठीक है, ठीक है, तो कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से, मुझे तुम लोग बताओ फटाफट से, कॉपर +2 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी 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 जल्दी। अरे कॉपर +2 में बताओ बेटा जल्दी। हाँ, बागड़ी, असमीज, कश्मीरी, यूपी सब बोल लूंगा मैं, तुम पहले ये बताओ 17 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे कॉपर में। जल्दी से बताओ यार, कोई बोल रहा है 9, कोई बोल रहा है 18, है ना, देखो 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s1 3d 10 होगा, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, देखो कैसे निकालेंगे, एक तो निकाल दिया आपने 4s से, ये हो गया 0, और यहां से एक निकाला तो ये बन गया 10 की जगह पे 9, तो 8 ये और 9 ये, तो बेटा 8 और 9 टोटल पता है कितना होता है, 17 होता है, पता ही नहीं होगा तुम्हें तो, है ना। ठीक है, ऐसे Mn+2 में बताओ, अब Mn+2 के लिए हम करेंगे होल, जल्दी से बताएंगे बेटा जल्दी से, Mn+2 में कितने, बंगाली बंगाली हमको नहीं आता है, बंगाली तुम सिखाएगा पहले, उसके बाद हम बोलेगा।
बंगाली में हमको वही लाइन आता है जो पूरी दुनिया को आता है, बस। आमी तुम्हाके, हाँ, उसके अलावा नहीं आता बेटा बंगाली में कुछ भी। इनको हाइपर वैलेंट बोलेंगे क्या? नहीं बेटा, इनको अपन अलग कैटेगरी में रखते हैं, है ना। आपसे कभी भी हाइपर वैलेंट वाले क्वेश्चंस में ये वाले एग्जांपल्स नहीं पूछेगा। ये जो दो एक्सेप्शंस मैंने बाद में करवाए ना, ये कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं सिर्फ, इसलिए इनको बाद में करवाया है। तो आपसे कभी भी हाइपर वैलेंट वाले एग्जांपल में ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ठीक है, लिख लिया बेटा। कितने हो जाएंगे मैंगनीज में? मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। निकाल दो 5 इलेक्ट्रॉन, Mn+2 है ना, ओ सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये खाली हो गया। इधर है 5 और इधर है 8, तो 8 और 5 13 होता है। ये तो आपको पता ही नहीं होगा कभी, है ना, आज ही पता लगा होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? है ये क्या भाई, ये क्या, तुम इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर पा रहे क्या Mn के? अरे गधों, 9 से लेके 17 तक के इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, है ना। वो कैसे? जब अपन ने अपने डी ब्लॉक के मेटल्स देखे तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में इनको देखा, तो इनमें किसी में 9 मिल रहे हैं, किसी में 10, किसी में 12, 15, 13, 14, 17 तक के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। जैसे कॉपर+2 का कोई कंपाउंड देखा तो उसमें कॉपर के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना। कैसे हो रहे हैं 17? कॉपर+2 है तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिख के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक तो आउटर मोस्ट 4s वाले से निकाल देंगे और एक 3d वाले से निकाल देंगे, ठीक है। तो 10 की जगह बचा 9, और 3d में तो हो गए 9, और 3s और 3p में 8 हैं, टोटल कितने हो गए? 17। ऐसे इधर Fe+3 में से निकालने थे, Fe में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 4s में से 2 चले गए तो 4s खाली हो गया, और 3d में से 1 चला गया तो 6 की जगह 5 रह गए, तो 5 और 8 टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में 3d, 3s और 3p में टोटल मिला के 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोल नहीं आया? अच्छा, पोल नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, चलो अभी अपन आगे करेंगे और क्वेश्चंस, उसमें लाएंगे पोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये था बेटा अपना, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, सर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत हो रही है बेटा। कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जिनको दिक्कत हो रही है ना, वो पता है इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए कि सर आपने जैसे बताया था, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश की है और अब एकदम अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें समझ में आ गया है कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो ऐसे मत बोलो कि सर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत हो रही है, ऐसे बोलो कि सर हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो बेटा प्रैक्टिस कर लो एक दिन बैठ के, ना 10-15 मिनट लगेंगे, उसी में तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाओगे। याद है ना अपना वो गुरु मंत्र, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले गर्म पानी के साथ उसका उच्चारण कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज की पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा फॉर्मल चार्ज होता क्या है, ठीक है। चलिए, फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो वैसे तो इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी अब तुम कह रहे हो तो मैं लिख ही देता हूं। इट इज द ऐसे नहीं लिखेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम in a polyatomic molecule or
ion is the difference between the number of valence electrons in elemental state. एलिमेंटल स्टेट मतलब जो अभी अपन ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने सीखे थे ना बेटा, ये इनकी एलिमेंटल स्टेट थी, मतलब जिसमें ये पाया जाता है ना। एलिमेंटल स्टेट में इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन एलिमेंटल स्टेट एंड the number of electrons assigned to that atom in Lewis dot structure. In Lewis dot structure. लिखो डेफिनेशन। लिखो बेटा फटाफट से। लिखा? तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से समझे तो इट इज द डिफरेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम। नहीं आया समझ में? आसान भाषा में समझो। आसान भाषा में मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैंने जैसे CO2 का स्ट्रक्चर बनाया बेटा, ठीक है, तो मैंने CO2 के इलेक्ट्रॉन ऐसे ये अपन ने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए थे, ठीक है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, ऐसे अपन ने ये बना दिया, ठीक है। तो अभी इस मॉलिक्यूल में या फिर ऐसा कोई भी मैं आयन आपको देता तो इस मॉलिक्यूल में इन सभी एटम्स पर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो कहलाता है फॉर्मल चार्ज। बात समझ में आई? इन सभी एटम्स पर इंडिविजुअली कार्बन पर कितना है, ऑक्सीजन पर कितना है और इस ऑक्सीजन पर कितना है, इन पर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो कहलाता है इनका फॉर्मल चार्ज। और उसको कैसे निकालते? ये डिफरेंस होता है कि इस डॉट स्ट्रक्चर में इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे, यानी कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर ड्रॉ कर रखे, और इसकी एलिमेंटल स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसका डिफरेंस होता है ना। तो पहले तो मैं तुम्हें किताबी तरीके से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा फॉर्मूला लगा के, फिर उसके बाद में तुम्हें एक प्यारी सी हिट ट्रिक दूंगा, देखते ही तुम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे V माइनस B माइनस U। क्या फॉर्मूला लगाओगे? V माइनस B माइनस U। व्हाट इज V हियर? व्हाट इज V हियर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंटल स्टेट, यानी कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन ने सीखे हैं ना आज, उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं आपसे पूछता हूं तो आप मुझे क्या जवाब देते हो कि सर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसके एलिमेंटल स्टेट में उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बी क्या है? बी है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है वो है बी। और यू क्या है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यू क्या है बेटा? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यू क्या है? अनशेयर्ड, जो जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, कहां गया NH3 देखा था अपन ने एक एग्जांपल, जिसमें नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 तो उसने शेयर कर दिए थे, ये 2 शेयर नहीं किए थे। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये कहलाते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो शेयर नहीं हुए हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो कहलाते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन है, NH3 में मैं आपसे अगर पूछूं बेटा कि इसमें बॉन्ड पेयर यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कितने हैं ये बताओ, और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताओ। तो जो शेयर हो चुके हैं वो तो ये रहे, देखो ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर्ड और ये भी, मतलब जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक दो तीन, तीन तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अनशेयर्ड हैं, उन्हें बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पेयर पूछ रहा है, अनशेयर्ड पेयर पूछ रहा है, तो पेयर तो एक हो गया ना। अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछता तो अपन दो बोलते, लेकिन अनशेयर्ड पेयर पूछ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि अनशेयर्ड पेयर तो एक है, पेयर एक है। अगर इलेक्ट्रॉन बोलते तो अपन दो बोलते हैं ना। और इस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे बेटा, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर हैं। बात समझ में आ गई, आसान है, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ, अब मुझे आप बताओ कि आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, आप कर लोगे क्या। जैसे कि मैंने CO2 का स्ट्रक्चर बना के दिया आपको सपोज, है ना, या CO2 में कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन तीनों एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। यू काई को बोलेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए बोलेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यू उसको, इसलिए यू बोलेंगे। तुमने कहीं और पढ़ा होगा तो उसको कुछ और लिखा हुआ होगा, है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान रखो, ठीक। अब इधर देखो CO2, अब इसमें सेंटर एटम आपको मालूम है कार्बन होगा। कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4, ठीक है। इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन इधर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन इधर कर देगा। ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको बेटा फॉर्मल चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। तो पहले तो अपन है ना ये फॉर्मूला यूज करके फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, फिर उसके बाद अपन डायरेक्ट हिट ट्रिक से फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, V माइनस बी माइनस यू। V क्या होता है, पहले अपन फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं किस पर, पहले हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं बेटा कार्बन एटम पर, है ना, कार्बन एटम पर। तो कार्बन पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो उसके लिए V क्या है, यानी कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, अभी अभी अपन ने सीखा था, ठीक है। फिर B, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। माइनस U, कार्बन के पास कोई भी ऐसा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या, यहां पर कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, सारे के सारे शेयर, 4 थे, चारों के चारों शेयर कर दिए, 0। तो इसका सम कर लेना, तो पता है 4 में से अगर 4 जाएंगे तो क्या आएगा, 0, और उस 0 में से भी 0 माइनस कर दोगे तो बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आसान है एकदम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना। जबरदस्ती घबराते रहते तुम लोग फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल चार्ज अपन इन ऑक्सीजन को नंबर दे देते हैं, ये फर्स्ट वाला ऑक्सीजन बोल देते हैं, ये सेकंड वाला ऑक्सीजन बोल देते हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो V का वैल्यू हो गया 6। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, कितने बिंदु नजर आ रहे हैं जो शेयर नहीं हो रहे, 4, तो ये हो गया कितना, 0। 6 में से 2 गए तो 4 और 4 में से 4 गए तो पता है 0 आता है। आसान है एकदम। इस वाले ऑक्सीजन पर भी कैलकुलेट कर लो, ये लो साहब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे कर देंगे कैलकुलेट। ऑक्सीजन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, माइनस कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 4, 0। आ गया फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, कितना आसान है। और पता है ये तो फॉर्मूला लगा के इतना आसान है, तो सोचो हमारी हिट ट्रिक से कितना आसान होगा। अब सुनो, हिट ट्रिक
हिट ट्रिक, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे फॉर्मल चार्ज के चक्कर में, इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने में। देखते ही बताना, देखते ही। ठीक है, कैसे बताएंगे? तो बहुत आसान है। जितने होने चाहिए माइनस जितने इलेक्ट्रॉन हैं, यही फॉर्मल चार्ज है। अरे यही तो डेफिनेशन बोल रही है। डेफिनेशन को अगर ध्यान से पढ़ते तो ये ट्रिक तुम्हें वहीं पर नजर आ जाती है। ये ट्रिक देखो, ये जो ट्रिक्स होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बहुत तगड़ी रिसर्च करके कोई ट्रिक बना ली है और उससे अपन ने काम आसान कर दिया लोगों का। अरे चीज को आसान तरीके से बस आपको समझा रहे हैं हम। डेफिनेशन भी तो यही बोल रही है क्या, कि ये डिफरेंस है कि एलिमेंटल स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास, और उस डॉट स्ट्रक्चर में आपने उसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं उसका। सिंपल। ऑलवेज जीरो ही आएगा क्या? नहीं बेटा, ऑलवेज जीरो आएगा तो फिर अपन बेवकूफ थोड़ी जो इतना कैलकुलेट कर रहे हैं। सीधे ही मैं आपको लिखवाता ना, फॉर्मल चार्ज इज ऑलवेज जीरो। है ना? तो इतना ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, जितना मैं लगवा रहा हूं बस उतना ही लगाओ। है, तुम्हारे घुटने की कटोरियां खिसक जाएंगी इधर उधर। ठीक है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए माइनस जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए माइनस जितने इलेक्ट्रॉन है, बस यही हमारी ट्रिक है बेटा, बस यही हमारी ट्रिक है। अब देखो, लगाओ जरा इस पर, एकदम आसान, एकदम मक्खन की तरह आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे, मक्खन की तरह। कार्बन, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। अभी यहां पर आप कार्बन के पास देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 डॉट नजर आ रहे हैं। कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। आपको मालूम है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में? 4 होने चाहिए। अभी कितने नजर आ रहे हैं? 4 ही नजर आ रहे हैं, 0। ठीक है, ऑक्सीजन पर कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए? ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। ठीक है, माइनस अभी कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 0। ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए? 6। कितने नजर आ रहे हैं? 6, 0। O3 का भी कैलकुलेट करेंगे बेटा, सब आएगा। मैंने कहा ना, टेंशन नहीं लेने का। O3 का भी ऐसे ही एकदम मक्खन की तरह कैलकुलेट करेंगे, एकदम मक्खन। ठीक है, चलो। सर वाई इट इज इंपॉर्टेंट? एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें आपको चार्ज पता रखना है। एक्चुअली फॉर्मल चार्ज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरेज फॉर्मल चार्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो चलो मैं लिखवा भी देता हूं यहां पर। ये एग्जाम्पल तुमने लिख लिया ना, ये एग्जाम्पल लिख लिया, इसके बाद नोट लगा के लिख लो। फॉर्मल चार्ज इज imaginary, or we can say false charge present on an atom in a molecule or ion in लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये नोट लिख लेना। एक्चुअली में ये इमेजिनरी चार्ज होता है, ये इमेजिनरी चार्ज होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि फॉर्मल चार्ज अगर इस पर मैं आपको 0 बता रहा हूं तो वो हमेशा 0 मिले, है ना? तो ये तो आसान वाला एग्जाम्पल था, अपन एक अच्छा वाला एग्जाम्पल करते हैं ना। ये तो आपको सिखाने के लिए आसान आसान लल्लू वाला एग्जाम्पल था। इसका इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल करते हैं, आओ। सर कल टेस्ट है, बता दो। कल टेस्ट है, लो बता दिया। हिट ट्रिक इज ऑलवेज इजी। हाँ, मैं ट्रिक ही सिर्फ उन्हीं चीजों की बताता हूं बेटा जो तुम्हारा काम आसान कर दे। देखो मैं चाहूं तो हर किसी कंसेप्ट में
तीन चार तरीके की ट्रिक बता दूं आपको हीरो बनने के लिए कि अरे वाह यार सर के पास तो ट्रिक ही ट्रिक है, अरे वाह यार क्या पढ़ाते सर। नहीं, देखो ये ट्रिक्स अपन जितनी ज्यादा यूज करेंगे ना, अपन आगे जाके उतना ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उसमें आपको सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रिक कहां पर लगानी है। तो इसलिए मैं ज्यादा ट्रिक्स नहीं बताता, मैं सिर्फ वहां पर ट्रिक्स बताता हूं जहां मुझे आपका काम आसान करना है। तो मेरा अप्रोच यही रहता है कि मैं आपको कंसेप्ट के थ्रू ले जाऊं, ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे, और कंसेप्ट याद रहेगा तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे, इसलिए अपन ने क्या कर लिया, आसान से ट्रिक लगा ली, उससे अपन सीधे ही पता लगा लेंगे कितने होने चाहिए, कितने हैं, आंसर लगाओ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बोनेट आयन दिया हुआ है आपको, कार्बोनेट पे आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है सभी पे। ठीक है, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले अपन। चलिए कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे बना देते हैं 3 4। ठीक है, अब कार्बोनेट का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कार्बोनेट में, अरे यार, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो बेटा जुड़ा होता है किससे, डबल बॉन्ड से, और 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अब हम बनाएंगे इन पे इलेक्ट्रॉन्स, वो बनाएंगे हम गुलाबी कलर से, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये अपन ने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए बेटा। ठीक है, सारे 1 2 3 4 5 6। चलो अब आपको देखो, फॉर्मल चार्ज जब भी वो आपसे पूछेगा ना बेटा, तो स्ट्रक्चर जरूर बना के देगा। अगर किसी भी आयन पर अगर फॉर्मल चार्ज पूछेगा तो आपको स्ट्रक्चर बनाकर देगा, इसलिए एग्जाम में कम ही क्वेश्चन आते हैं फॉर्मल चार्ज से। ठीक है, तो आपको फॉर्मल चार्ज लगाना है, अब फॉर्मल चार्ज निकालना है। आप पहले निकालोगे बेटा कार्बन पे, और फिर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे ऑक्सीजन पे 1 वाले, फिर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे ऑक्सीजन पे 2 वाले, और फिर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे ऑक्सीजन पे जो कि है 3rd नंबर वाला ऑक्सीजन। चलो बेटा फटाफट से बताओ कार्बोनेट पर फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा। रॉन्ग नहीं है, सही है, वो रॉन्ग नहीं है बेटा, वो सही है। जो तुम सोच रहे हो ना कि अरे ये सर ने गलत बना दिया, नहीं वो सही है, वो इतने ही इलेक्ट्रॉन है वहां पर। ठीक है, मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या लिखी अपन ने फॉर्मल चार्ज की, फॉर्मल चार्ज की अपनी डेफिनेशन है कि ये डिफरेंस है एलिमेंटल स्टेट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने अभी उसे असाइन किए हुए हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो पहले कार्बन पे निकालना है, कार्बन पे निकालना है, तो कितने होने चाहिए बेटा कार्बन के पास, 4, माइनस कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन पर फॉर्मल चार्ज 0, कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कितना आया बेटा 0, तो इस पे लिख दिया मैंने, इस पर 0 चार्ज है। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन पर निकालो, इस वाले ऑक्सीजन पर कितने होने चाहिए ऑक्सीजन के पास, 6, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6, 0, इस वाले ऑक्सीजन पर भी 0 चार्ज आ गया। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन पर भी 0 चार्ज आ गया। ठीक है साहब, अब इस वाले ऑक्सीजन पर निकालो अपन ऑक्सीजन, एक मिनट इनकी नंबरिंग तो कर दें पहले, कौन सा 1, ये 1 वाला ऑक्सीजन है, ये अपना अपन बोल रहे हैं कि, अरे किससे लिखूं मैं, हाँ ये रहा, ये 1 वाला ऑक्सीजन है, ये अपना 2 वाला ऑक्सीजन है, और ये 3 वाला ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब मुझे A2 वाले ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करना फॉर्मल चार्ज, कितने होने चाहिए 6, माइनस अभी कितने नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 नजर आ रहे हैं, कितना आ जाएगा बेटा -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1। ऐसे इस वाले ऑक्सीजन को देखो, उस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, कितने होने चाहिए ऑक्सीजन पे 6 होने चाहिए, अभी कितने नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 नजर आ रहे हैं, मतलब उस पर चार्ज -1 है।
ठीक है, तो तुम जो कह रहे थे ना कि गलत है, गलत नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रखा है ऑलरेडी, इसलिए उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है इसीलिए तो चार्ज -1 आ रहा है। तो क्यों हम जबरदस्ती की मैथमेटिक्स घुसेड़े इतनी ज्यादा, जब अपन नॉर्मल ये देखकर ही पता लगा सकते हैं कि यार इसके पास 6 होते हैं, इसने एक ले रखा है, इसके पास 7 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर -1 चार्ज, बात खत्म। क्यों जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करना है चीजों को, वैसे ही जिंदगी में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड चल रही है ना, आसान तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो इस ऑक्सीजन पर चार्ज -1 है, और इस ऑक्सीजन पर भी चार्ज क्या है, -1 है। तो कार्बोनेट में कार्बन पर 0, ऑक्सीजन पर 0, इस ऑक्सीजन पर -1 और इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। और इन सभी एटम्स के चार्ज का जो सम है, इन सभी एटम्स के चार्ज का जो सम है वो इस ओवरऑल स्पीशी पर चार्ज होता है। तो जब भी आप कार्बोनेट लिखा हुआ देखोगे बेटा, आप ये पाओगे कि कार्बोनेट पे हमेशा -2 चार्ज होता है। तो ये CO3 -2 का मतलब क्या है कि इसमें प्रेजेंट कार्बन और 3 ऑक्सीजन पर टोटल मिला के चार्ज कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। उतना क्लियर नहीं हुआ सर, 1-2 एग्जांपल और ले लेंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए। ठीक है, आ जाओ एक और एग्जांपल लेते हैं। ओजोन के पीछे पड़ रहे थे कई लोग अभी, सर ओजोन का बता दो, ओजोन का बता दो। ये लो ओजोन, ये लो ओजोन, ये स्ट्रक्चर बना रखा है ओजोन का अपन ने, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स बना रखे हैं, ये लो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बताओ ओजोन पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। ये बोल दिया मैंने कि ये जो है ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है, ये 3 नंबर वाला है। ठीक है, 1 नंबर वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। कितने होने चाहिए, 6, माइनस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही है भाई साहब। लो इस पर तो 0 चार्ज आ गया। ऑक्सीजन बीच वाला 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाले ऑक्सीजन पर देख लो कितने होने चाहिए, 6। कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही नजर आ रहे हैं सर, यहां तो 5 है तो 5 लिख दो ना भाई। कितना आ गया, प्लस का 1 चार्ज आ गया, यानी कि इस ऑक्सीजन पर +1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर +1 चार्ज है। ऐसे ही तीसरा वाला ऑक्सीजन है, इस पर कितना चार्ज है, तो 6 होने चाहिए, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 नजर आ रहे हैं साहब। ठीक है 7 लिख देंगे हम। कितना आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, माइनस, यानी कि इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। तो बेटा ओवरऑल ओजोन पर कितना चार्ज होगा, इन तीनों के चार्ज का सम, इन तीनों के चार्ज का सम कितना है, 0 +1 -1 यानी कि 0। तो ओवरऑल ओजोन पर चार्ज 0 ही तो है। आसान, कहां मुश्किल है, कहां मुश्किल है। तिलियल, एकदम तिलियल। ओजोन हो गया। अब एक तुम्हें होमवर्क में मिलेगा, अच्छा 2 है क्या, चलो 2 होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, इन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके लाना, दोनों ही आसान है। अब यार फॉर्मल चार्ज मुश्किल कैसे हो सकता है यार, तुम्हें जब पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 होने चाहिए, तुम्हें नजर आ रहे हैं 7 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब नेगेटिव है। तुम्हें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 4 नजर आ रहे हैं, मतलब एक गया, मतलब प्लस चार्ज आएगा। अरे यार इतनी आसान चीज है। लो बेटा कर लेना होमवर्क, ये लो बेटा इसको भी कर लेना होमवर्क। सब पे फॉर्मल चार्ज निकालना, सब पे, जितने भी एटम दिख रहे हैं यहां पे सब पे फॉर्मल चार्ज निकाल लेना। ठीक है, आसान। ठीक है, और एक और दे देता हूं, इसको तुम खुद ढूंढना, इसको तुम खुद ढूंढना। तुम्हारी आदत है ना गूगल करने की, वो करना। अजाइड आयन, इसको अपन क्या बोलते हैं, नाम भी बता देता हूं ना ताकि तुम्हें ढूंढने में आसानी रहे। अजाइड आयन, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मल चार्ज वगैरह निकालो। पर छोड़ो यार, रहने दो यार, तुम्हारा कल टेस्ट है ना, तुम अभी ये मत करो, तुम तो टेस्ट की तैयारी करो। जो लेक्चर तुम्हें दिया था वो देख लेना। ठीक है, ये तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें अजाइड वजाइड, तो चिंता ही मत करो तुम इस चीज की, तो है ना।
बिंदास रहने का, टेस्ट देने का। टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए भाई, ठीक है, टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए। क्या हो रहा है ये, टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए। छोड़ो भाई इसको, यहीं पे खत्म, अपने आप ही डिलीट हो रही है भैया स्लाइड है। ठीक है, मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूं, मिलते हैं कल। अब कल तो क्या, अब तो अपन 2-3 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है। अच्छे से टेस्ट देना, बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करके जाना, पूरे नोट्स रिवाइज कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। आपके नीट के एग्जाम में ही नहीं जाएगा तो फिर इन एग्जामों में कहां से चला जाएगा, है ना। तो अच्छे से नोट्स रिवाइज करना, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने तुम्हें करवाई है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन की अलग से करवाई थी, रेडियस वाले क्वेश्चन की अलग से करवाई थी, और लास्ट में सारे क्वेश्चन की भी करवाई है, वो जरूर कर लेना प्लीज, ठीक है। फिर वीडियो कॉल करेंगे, तुम टेस्ट देकर आओ, जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसके साथ वीडियो कॉल करेंगे, पक्का 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 वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है। चलो, तो अच्छे से तैयारी करना, दही चीनी खा के जाना। जाना क्या, तुम्हें तो घर बैठ के टेस्ट देना, ठीक है, कैसे भी दे देना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कीप प्रैक्टिसिंग।